नमस्कार दोस्तों। इंडिया और चाइना बॉर्डर पर फिर से एक डिस्प्यूट बना हुआ है, जहां पर वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, जहां पर चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी के 20 जवानों को मार गिराया और उसमें से कर्नल रैंक को भी एक के ऑफिसर को मार गिराया है। और वहीं अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी के 43 पर्सनल को मार गिराया है, जिसके बाद ये जो पूरा कन्फ्लिक्ट है इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा ये जो चाइना ने किया है इंडिया के साथ, ये तब किया है जब पूरा वर्ल्ड इस समय इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहा है। पूरा वर्ल्ड एक यूनाइटेड है ऐसी बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो चाइना है वो इंडिया पर ऐसे अटैक कर रहा है। तो आखिर ये चाइना क्यों कर रहा है, इसके पीछे चाइना की क्या डिप्लोमेसी है, पूरा इशू क्या था। जो गालवन वैली एक बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड रीजन बना हुआ है, आखिर गालवन वैली को लेकर इतना बड़ा डिस्प्यूट क्यों क्रिएट हुआ, इस सभी के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि बॉयकॉट चाइना कैसे हो सकता है, कैसे इंडिया आज के समय में कर रहा है, और इसके साथ साथ ये पूरे इशू को लेकर क्या पॉलिटिक्स चल रही है, इस सभी के बारे में आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो तब शुरू होता है जब इंडिया अक्साई चीन रीजन, जो 1962 की जंग के बाद चाइना ने अपने अंडर कर लिया था, अक्साई चीन रीजन को इंडिया ने अपने लेटेस्ट जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी क्रिएट की है उसके मैप में इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद जो चाइना है उसको एक खतरा सा लगा कि हो सकता है आने वाले समय में जो इंडिया है वो अक्साई चीन को भी अपने अंडर कर ले, जिसकी वजह से जो चाइना है वो ऐसे स्टेप्स ले रहा है। इसके अलावा 3 ऐसे रीजन है जहां पर ये इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट आज के समय में बना हुआ है, जहां आर्मी जो है वो तैनात की गई है। लेकिन उस सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर सबसे ज्यादा डिस्प्यूट आज के समय में, दैट इज गालवन वैली। गालवन वैली के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना में ये काफी समय से डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन ऐसी नौबत कभी भी पास्ट में नहीं आई। सबसे पहली बार ऐसी जो नौबत है वो गालवन वैली में बनी है, जहां पर इतना बड़ा कंफ्लिक्ट हुआ है। आखिर गालवन वैली को लेकर ही क्यों इतना ज्यादा कंफ्लिक्ट हुआ है, देखिए यहां पर मेन जो रीजन है वो यही है कि जो गालवन वैली है वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया और चाइना के बीच में, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में LOC है, वैसे ही इंडिया और चाइना के बीच में LAC है। उसको लेकर जो गालवन वैली है वो उस रीजन में आती है। तो चाइना ये क्लेम करता है कि वो जो गालवन वैली है वो उसके अंडर आती है, लेकिन जो इंडिया है वो ये बोलता है कि गालवन वैली पास्ट में कभी भी चाइना के अंडर नहीं थी, लेकिन रिसेंटली चाइना ने पूरी वैली को अपने अंडर कर लिया है। अब इसके पीछे सबसे मेन रीजन जो है दैट इज इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंडिया ने रिसेंटली एक रोड बनाई है जिसका नाम है दौलत बेग ओल्दी रोड। वहां पर इंडिया को जो एक्सेस है काफी ज्यादा मिल जाता है। ये रोड बनने से इंडिया की जो आर्मी है, इंडिया के जो आर्म्स एंड वेपन्स है वो काफी इजीली इंडिया और चाइना के बॉर्डर तक पहुंचाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से चाइना को यह लगता है कि आने वाले समय में अगर नौबत खराब होती है, कन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ता है, तो इंडिया की आर्मी काफी इजीली वहां तक पहुंच सकती है। तो इसी वजह से जो चाइना है उसने अपनी आर्मी को तकरीबन 3 से 4 हजार आर्मी मैन को गालवन वैली में भेज दिया, जहां पर वो हिल टॉप पर चढ़ के बैठे हुए हैं। वहां पर जो रोड इंडिया ने बनाई है उस पर निगरानी रख रहे। अगर कोई भी ऐसी मूवमेंट होती है तो चाइना को काफी इजीली मौका मिल जाएगा इंडियन आर्मी पर अटैक करने के लिए। तो मतलब जो इंडिया ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो रोड बनाई है उस पर निगरानी रखने के लिए गालवन वैली को चाइना ने अपने अंडर कर लिया है। इसके अलावा इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में अगर हम बात करें, जो आज के सामने इतना बड़ा तनाव बना हुआ है, वो उसमें एक और रीजन है दैट इज POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। हालांकि आपको पता है कि इंडिया ने क्लियरली बोल दिया कि जो POK है वो इंडिया में आता है, इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में रीजन में आता है और इंडिया की सॉवरनिटी है वहां पर, जिसकी वजह से चाइना को और ज्यादा खतरा लग रहा है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान जो है वो चाइना का बहुत अच्छा दोस्त है। इसके अलावा आपको पता है कि चाइना का जो मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, दैट इज CPEC, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो उसी के थ्रू होकर निकलता है। तो चाइना को यह पता है कि अगर इंडिया ने POK पर हमला कर दिया, अपने अंडर POK को कर लिया, तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है चाइना का खराब हो जाएगा और चाइना ने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है वो पूरी खराब हो जाएगी। तो इस सभी की वजह से ये पूरा इशू बना हुआ है गालवन वैली में, जहां पर 2 किलोमीटर के अंदर वेपन्स नहीं इस्तेमाल होते, लेकिन हमारी जो इंडियन आर्मी के कर्नल थे वो वहां पर गए देखने के लिए कि आखिर चाइना क्या कर रहा है, लेकिन चाइना ने वहां पर इंडिया पर अटैक किया। इंडिया पर अटैक करने के बाद कर्नल को मार गिराया और इसके अलावा हमारे 20 और जवानों को मार गिराया। वहां पर गन्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छी बात है कि वहां पर कोई भी आर्म्स एंड वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन यहां पर जो मेन गलत बात आती है दैट इज
जो दूसरे तरीके अपनाए गए, इन ह्यूमन तरीके जो हम बोल सकते हैं चाइना ने अपनाए, जैसे पत्थर से मारा गया, स्टिक से मारा गया, और इसके अलावा ऐसी जो स्टिक्स वहां पर रखी थी जहां पर नेल्स लगाई हुई थी, कीले लगाई हुई थी, जिसके साथ हमारे जो आर्मी मैन है उनको मार गिराया चाइना ने। हालांकि इंडिया ने भी अटैक किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो चाइना ने इतना गलत काम किया उसका जवाब इंडिया को आने वाले समय में देना पड़ेगा। मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने बात की थी जहां पर मैंने बॉयकॉट चाइना के बारे में बात की थी कि ये जो चाइना है उसको सबसे ज्यादा जो खतरा है वो आज के समय में अपने लोगों से है, अपने सिटीजन से है, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर उनके जो लोग हैं, उनके जो सिटीजन हैं वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं तो चाइना के लिए काफी ज्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो उन सबको खुश करने के लिए चाइना बार बार दूसरी कंट्रीज में इलीगली ऑक्युपाई करता है लैंड, और इलीगली ऑक्युपाई करके वहां के लोगों को खुश करता है। तो सबसे बड़ा जो खतरा है चाइना के लिए वहां के लोग हैं। इसके अलावा चाइना की जो डिप्लोमेसी है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। चाइना की सबसे मेजर जो डिप्लोमेसी है दैट इज डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। अब डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है? देखिए, डेट ट्रैप में बेसिकली चाइना क्या करता है, ऐसे रीजन्स देखता है, ऐसे एरियाज और ऐसी कंट्रीज देखता है जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत ज्यादा पैसा लगाता है, लीज पर वहां से जमीन लेता है, वहां पर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। बाद में जब उन पर इतना ज्यादा कर्जा होता है दूसरी कंट्री पर, वो कर्जा अपना नहीं चुका पाती, लोन अपना नहीं चुका पाती, उसके बाद जो उस रीजन की, उस प्रोजेक्ट की जो सॉवरनिटी होती है वो चाइना के अंडर आ जाती है, वो सारा रीजन चाइना के कब्जे में आ जाता है। और इसी तरह से डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में चाइना क्या करता है, दूसरी कंट्री को कर्ज देकर जब वो नहीं चुका पाती उसको अपने अंडर कर लेती है। अब पास्ट में हम बात करें, चाइना ने ऐसा बहुत कंट्रीज के साथ किया। सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारा नेबर पाकिस्तान। पाकिस्तान में इतना ज्यादा पैसा चाइना ने लगा दिया, अब ये बोला जा रहा है कि जो पाकिस्तान के आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं या आधे से ज्यादा इकोनॉमी है वो चाइना रन कर रहा है। इसके अलावा श्रीलंका की अगर हम बात करें, श्रीलंका में भी एक जो पोर्ट है दैट इज हेम्बनटोटा पोर्ट, उसको भी चाइना ने 99 ईयर्स की लीज पर अपने कब्जे में कर लिया है। और यहां पर अगर हम अफ्रीका के बारे में बात करें तो यह बोला जा रहा है कि नियो कॉलोनिज्म चल रही है चाइना की, जहां पर अफ्रीका के ऐसी जो कंट्रीज है जहां पर इतना ज्यादा पैसा नहीं है वहां पर पैसा लगाता है और उन रीजन्स को अपने अंडर कर लेता है। तो इसके अलावा सबसे मेजर जो और एग्जांपल आती है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में इकोनॉमिकली चाइना इतना ज्यादा नहीं कर रहा, लेकिन वो कर रहा है पॉलिटिकली, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा कर रहा है। आप सबने अगर कभी न्यूज पढ़ी होगी तो चाइना क्या करता है, जो चाइना के स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते हैं या काम करने जाते हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स, वहां पर एक ऐप बनाई हुई है जिसके थ्रू वो चेक रखते हैं कि चाइना के एंटी, अगर वहां पर स्टूडेंट्स कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं तो उनकी फैमिलीज को टॉर्चर किया जाता है और बोला जाता है कि आपके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में जाकर चाइना के खिलाफ गलत नारे लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे इंटरनल पॉलिटिक्स में ऑस्ट्रेलिया में जाकर वहां की पॉलिटिक्स को, वहां की जो पूरा माहौल चल रहा होता है उसको भी अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है। पॉलिटिकली, इंटरनली, इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी वाइज अगर हम बात करें तो सभी तरीके से जो चाइना है वो दूसरी कंट्रीज में इंटरफेयर करता है। अगर ये सब चीजें नहीं चलती तो चाइना क्या करता है, मिलिटरीली अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करके दूसरी कंट्री को अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है, जैसे कि हमने देखा इंडिया के साथ। अब इंडिया के साथ मिलिटरीली कर रहा है, और इसके अलावा ताइवान, हांगकांग, मंगोलिया, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं साउथ चाइना सी इंक्लूडिंग, जहां पर चाइना यही पॉलिसी अपना रहा है कि अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करके इलीगली दूसरी कंट्रीज का जो एरिया होता है उसको अपने कब्जे में करता है। तो ये जो चाइना की पूरी पॉलिसी है, कैसे दूसरी कंट्री को डिप्लोमेटिकली या फिर मिलिटरीली अपने कब्जे में करना है, ये पास से चलती आ रही है। और इससे चाइना ये दिखाना चाहता है बाकी कंट्रीज को, पूरी वर्ल्ड लेवल पर, यूएस जैसी कंट्रीज को, कि वो भी एक सुपर पावर है। अपनी एक सुपर पावर दिखाने के लिए इंडिया के साथ भी चाइना यही चीज कर रहा है। इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बाद हमारे इंटरनली अगर हम कंट्री के बारे में बात करें तो पॉलिटिक्स एक चलनी स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर जो ओपोजिशन है वो मोदी गवर्नमेंट को टारगेट कर रहा है, और वहीं पर जो मोदी गवर्नमेंट है या फिर जो राइट विंग एसोसिएशंस हैं, जो राइट विंग ट्रोल्स हैं, वो कांग्रेस गवर्नमेंट पर ब्लेम डालने लग गए हैं। अब इस सब के पीछे अगर हम देखें तो पॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा कुछ हुआ है हमारी हिस्ट्री में अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम रिसेंटली बात करें जो ट्रोल्स हैं या राइट विंग एसोसिएशंस हैं वो नेहरू पर फिर से ब्लेम डाल रहे हैं कि 1962 में अगर नेहरू ने ऐसा नहीं किया होता तो हमारी कंट्री में आज ये नौबत नहीं आती। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्या जो पास्ट में हुआ हम उसको सुधारना नहीं चाहते? जो गलतियाँ जो नेहरू ने की हैं क्या वो हम उसको दोहराना चाहते हैं या फिर उसको सुधारना चाहते हैं? 1962 में चाइना ने इंडिया को धोखा दिया था, बिट्रे किया था उस समय चाइना को।
उसके बाद दूसरी बार अब ये हुआ है कि चाइना ने फिर से इंडिया को बिट्रे किया है, क्योंकि अगर हम बात करें तो मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं इंडिया के जिन्होंने सबसे ज़्यादा विजिट जो है वो चाइना में की है, चाइना के साथ लिंक्स बनाने की कोशिश की है और इसके साथ साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाए हैं, ना सिर्फ डिप्लोमेटिकली, पर्सनली भी चाइना के साथ मोदी जी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिश्ते बनाए हैं। इतने अच्छे रिश्ते होने के बावजूद जो चाइना है वो इंडिया पर फिर से ऐसे काम कर रहा है, इंडिया को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। 1962 में सबसे बड़ी जंग लड़ी गई थी इंडिया और चाइना में। उसके बाद 1967 में सेकेंड टाइम सिक्किम में ऐसी जंग लड़ी गई थी। उसके बाद कोई भी मेजर जो वॉर है वो चाइना के साथ इंडिया ने नहीं लड़ी। हालांकि 1975 में अरुणाचल प्रदेश में थोड़े ऐसे जो माहौल था वो हमें देखने को मिला था, डिस्प्यूट हुआ था, लेकिन 45 इयर्स में पहली बार चाइना ने इंडिया पर अटैक किया है। तो इस चीज़ को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। अब अगर चाइना के साथ इंडिया का ऐसा डिस्प्यूट हो रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है, ये नहीं है कि अभी 2-4 दिन से हुआ है, पिछले 1-1.5 महीने से तकरीबन मई 3 से ये पूरा इशू चल रहा है, पूरा डिस्प्यूट चल रहा है। बहुत सारे ऐसे हमारे एक्सपर्ट्स थे जो रिटायर्ड आर्मी मैन थे, आर्मी एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बोला, बार बार बोला, इंडिया गवर्नमेंट को अलर्ट करने की कोशिश की। जो चाइना है वो बॉर्डर पर डेवलपमेंट्स कर रहा है, वो बॉर्डर की तरफ बढ़ने लग गया, अपनी आर्मी को भेजने लग गया। यहाँ पर मेन क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट ने इन सभी चीज़ों को पहले से क्यों नहीं देखा जब चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप कर रहा था बॉर्डर के पास, और इसके साथ साथ जब चाइना अपनी आर्मी को बॉर्डर पर भेज रहा था। सेकंड जो मेन क्वेश्चन आता है कि अगर गवर्नमेंट को ये सब कुछ पता था, हम मान के चलते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुई, तो गवर्नमेंट ने पब्लिकली इस चीज़ को डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। सेकेंडली मेन यहाँ पर जो गवर्नमेंट पर ब्लेम आता है वो यही आता है कि इंडिया के जो आर्मी के मैन जो इतने ज़्यादा हमारे पर्सनल मरे हैं, इतने जवान हमारे जो मरे हैं, वो अनआर्म्ड क्यों थे। क्या हमारी आर्मी बिना हथियार के वहां पर गई थी? अगर गई थी तो किसने उनको ऑर्डर दिया था बिना हथियार के जाने का? अब देखिए, आप में से फिर से कुछ लोग होंगे कि कांग्रेस ने ही ऐसा रूल बनाया था, ऐसा एग्रीमेंट साइन किया था 1996 में, जहां पर यह लिखा गया था कि 2 किलोमीटर के अंदर जो ग्रे जोन होता है वहां पर हम अपने हथियार नहीं लेकर जाएंगे। देखिए, यहाँ पर फिर से एक चीज़ आती है कि अगर हमारे कर्नल रैंक के इतने बड़े ऑफिसर पर अटैक करता है चाइना, तो फिर तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम अनआर्म्ड जाएं। जो हमारे 20 जवान और मर गए तो वो नहीं मरने चाहिए थे। अगर कर्नल रैंक का हमारा इतना बड़ा जवान मरता है तो बाकी आर्मी अनआर्म्ड वहां पर क्यों गई? अगर गई है तो किसने उनको ऑर्डर दिया? ये भी सरकार पर सवाल उठता है, तो जो सरकार को सवाल का जवाब देना चाहिए। जब भी इंडिया और चाइना के बीच में ऐसे डिस्प्यूट होते हैं, उस समय जो सबसे मेजर बात आती है दैट इज बॉयकॉट चाइना। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ऐप्स को डिलीट कर देना चाहिए, चाइनीज़ फ़ोन को बंद कर देना चाहिए, चाइनीज़ जो भी हमारे यहाँ पर इक्विपमेंट्स आते हैं उनको बैन कर देना चाहिए। स्पेशली दिवाली का जब त्यौहार आता है उस समय बॉयकॉट चाइना के काफ़ी ज़्यादा नारे लगते हैं। देखिए, यहाँ पर इस समय जो इंडिया और चाइना के बीच में डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बालकनी से टीवी फेंक रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाइना का जो भी उनके पास गैजेट्स हैं उनको जला रहे हैं, चाइना के पुतले जला रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे फनी बात हो रही है वो हो रही है बिहार के पप्पू यादव जी के थ्रू। उनको पता था कि उनके पास फ़ोटो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ी दीवार पर जहाँ पर जो चाइना की कंपनी है, मोबाइल कंपनी, उसने अपनी मार्केटिंग की हुई थी, वहाँ पर लिख दिया बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट। जब वहाँ पर ऊपर तक नहीं पहुँच सके तो उन्होंने जेसीबी तक मंगवा ली, जेसीबी पर चढ़ के उन्होंने वहाँ पर काला पेंट मार दिया। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा फनी बात इस सब के बीच में हुई है वो हुई है बंगाल में बीजेपी के एक कार्यकर्ता, उन्होंने क्या किया, जलाना था पुतला शी जिनपिंग का, उन्होंने किम जोंग उन का पुतला जला दिया। तो आप सोच सकते हैं कि लोगों की आज के समय में मेंटेलिटी क्या है। लोग ये नहीं समझते कि हमें स्ट्रेटेजिकली कैसे आगे बढ़ना होगा चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करने के लिए। इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। मैंने पिछली वीडियो अपनी बनाई थी, उसमें हमने बात की थी कैसे हम बॉयकॉट चाइना कर सकते हैं और कैसे ये जो सारा कुछ चाइना कर रहा है उसको हम जवाब दे सकते हैं। पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को इस समय यूनाइट होना पड़ेगा चाइना को जवाब देने के लिए। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो से काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर रखिए। आपको क्या लगता है कि चाइना के प्रोडक्ट्स को हम कैसे बैन कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो इंडिया को कैसे बेनिफिट हो सकता है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।